अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो यू आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम CS 201 का मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपके साथ लेक्चर नंबर 4, 5, 6 एंड 7 ये 4 लेक्चर्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस लेक्चर्स के जो प्रैक्टिकली पार्ट्स हैं उसकी मैंने एक अलहदा सीरीज बनाई हुई है, आप वहां से कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैं अभी सीरीज बना रहा हूँ, इस सीरीज में हम मिड टर्म की प्रिपरेशन करेंगे एज अ एमसीक्यूज के तौर पर। जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होंगे, जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो जल्द से जल्द मैं इन ये वाली सीरीज कंप्लीट करूं ताकि आपकी मिड टर्म की प्रिपरेशन जो ग्रैंड क्विज में होंगे वो जल्दी से जल्दी आपके वो सारे लेक्चर्स जल्दी से आप कवर हो जाए। आज हम लेक्चर नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से ये चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपके साथ सारे जो भी प्रोग्रामिंग के कोर्स हैं, वीडियो में जितने भी प्रोग्रामिंग के कोर्स हैं उनके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। जल्दी से इसको शेयर कर दें। ओके ओके, आज हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट 3 लेक्चर्स मैंने आपके साथ शेयर किया, उसके कुछ हमने पार्ट्स कवर किए। लेक्चर नंबर 4 में सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। लेक्चर नंबर 4 में कुछ सैंपल प्रोग्राम है, कुछ प्रैक्टिस के तौर पर कुछ हमारे पास प्रोग्राम्स होंगे, हमने उनको करना है। उसके बाद है एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशंस क्या होती हैं वो मैंने आपके साथ लास्ट वीडियोस में मैंने आपसे शेयर की। तो उसके बाद कुछ हमारे पास हो रही है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर को यूज कैसे करना है, यूजेज ऑफ ऑपरेटर, और कुछ टिप्स पॉइंट होती हैं जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप हर लेक्चर्स की टिप्स पॉइंट भी करते जाए ना, तो आपकी जो मिड टर्म की प्रिपरेशन है वो आधी से ज्यादा यहीं पे आपकी कवर हो जाएगी, अगर आप टिप्स पॉइंट जो आपके पास होंगे अगर वही आप करते जाए तो। ओके, सबसे पहले ये कुछ सैंपल प्रोग्राम है। सैंपल प्रोग्राम क्या है? कैलकुलेट एवरेज एज ऑफ क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट, मतलब 10 स्टूडेंट्स है उनकी एवरेज क्लास लेनी है। 10 स्टूडेंट्स मुख्तलिफ पार्ट्स में आपने 10 स्टूडेंट्स को डिवाइड करना है। मतलब इंटर इंटर एंड फर्स्ट स्टूडेंट, इंटर एंड सेकंड नंबर, इंटर एंड थर्ड स्टूडेंट मार्क्स, जो भी एज होगी उनकी जो भी लेनी है। फिर एवरेज फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? एवरेज फाइंड करने के लिए जो टोटल एज होगी, मतलब जो एज आप 10 स्टूडेंट्स की एज आप करोगे उनका आपने सम लेना है, और उसको जितनी भी स्टूडेंट्स हो गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट, उसके साथ उसको डिवाइड करना है, बस। एवरेज एज, ये सिंपल सा प्रोग्राम है। ये इंतहाई आप ऐसे समझिए ये छोटे बच्चों वाला प्रोग्राम है। तो इसमें इतनी कोई लॉजिक नहीं है। ये सिंपल आपने सी आउट करना और सीन करना, और एक सिंपल सा आपने फार्मूला यूज करना है एवरेज एज का। एवरेज एज का फार्मूला क्या होता है? टोटल एज, मतलब एज, टोटल एज जो होगी उसको आपने सम करना है, एंड 10 के साथ आपने डिवाइड करना है। 10 के साथ इसलिए डिवाइड करना है क्योंकि वो नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है। अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 होते तो फिर आपने यहाँ से 20 के साथ आपने उसको करना था। ओके, ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था। इसके बाद कुछ एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन सी लैंग्वेज में हमारे पास काफी ज्यादा एक्सप्रेशन होते हैं। एक्सप्रेशन के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी डिटेल में समझाया था। तो एक्सप्रेशंस को भी इसकी आपने थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। बस आपने जो इसका छोटा सा ओवरव्यू होता है वो यही लेना है कि अगर आपके पास एक कंप्लीट इक्वेशन इस टाइप की आ रही है तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है? इसमें सबसे पहले आपने ये नहीं करना कि आपने सबसे पहले प्लस प्लस जितने में सबसे पहले इनको प्लस करना, बल्कि इनका एक रूल होता है। एक्सप्रेशन का एक रूल होता है। रूल ये है कि सबसे पहले आपने ये जो स्टेरिक मल्टीप्लाई वाला साइन है जिसको हम प्रोग्रामिंग में स्टेरिक साइन यूज करते हैं, इसको सबसे पहले आपने डिवाइड करना है। अगर आपके पास ये कुछ पैरेंथेसिस आ रहे हैं, देखिए ना, ये मुस्लिम पार्ट्स में ये पैरेंथेसिस डिवाइड है। अगर ये पैरेंथेसिस आ रहे हैं तो सबसे पहले रूल होता है कि आप पैरेंथेसिस को स्टार्ट करो। पैरेंथेसिस में मौजूद अंदर जो भी आपके डाटा होगा उसको आपने आपस में कैलकुलेट करना है। ओके, ये कुछ होते हैं हमारे पास एक्सप्रेशन। ये एक छोटी सी एग्जाम्पल सी। उसके बाद है यूज ऑफ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर का यूज क्या है? इसके बाद हमारे पास ये इसके नीचे देख लेते हैं। इसका कुछ हमारे पास ये एनालिसिस है। यूज ऑफ ऑपरेटर्स आप बेशक इनको ना भी करें क्योंकि आपने ऑपरेटर का जस्ट एक ओवरव्यू लेना है। ये क्योंकि अभी ग्रैंड क्विज हो रहे हैं ना, तो ग्रैंड क्विज में प्रोग्राम आपकी इतनी लेंथी कोई नहीं आएंगे। तो ये सारे जितने भी प्रोग्राम्स ये मैंने ऑलरेडी आपको एक सीरीज बनाई हुई है, उसमें मैंने आपको प्रैक्टिकली डेव C++ में आपको इसको समझाया हुआ है। तो उसके बाद
हम नीचे देख लें, नीचे कौन सा, ये हमारे पास कुछ टिप्स पॉइंट है। टिप्स पॉइंट इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। जब भी आपने क्रैंक क्विज करना है, जब भी आपका मिड टर्म एग्जाम्स होंगे, तो उससे पहले आपने 10 मिनट पहले सारे जितने भी आपके लेक्चर्स उसके जो टिप्स पॉइंट है उनको आपने अच्छे से रिवाइज कर लेना। सबसे पहले टिप्स पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यूज आर डिस्क्रिप्टिव नेम फॉर वेरिएबल। वेरिएबल के लिए आपने डिस्क्रिप्टिव नेम यूज करना है। मतलब डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव का क्या मतलब है, आपने कोई मिलता जुलता नेम नहीं लेना। मतलब जो एक जिस प्रोग्राम को आपने सॉल्व करना है उस प्रोग्राम के रिलेटेड जो नेम होगा उसको आपने यूज करना है। कोई जो वेरिएबल के जो रूल्स होते हैं उनको भी आपने फॉलो करते हुए उसका नेम चूज करना है। उसके बाद है इंडेंट द कोड फॉर बेटर रीडेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। इंडेंट क्या, इंडेंटेशन क्या होती है, इंडेंटेशन क्या होती है, वो मतलब जो एक सीक्वेंस में लिखते हैं, जो लेफ्ट साइड में जो हम सीक्वेंस के साथ लिखते आते हैं, कुछ कर्सर आगे मूव होता है, कुछ कर्सर पीछे मूव होता है। इंडेंटेशन के लिहाज से हमने कोड को इसमें लिखना है। थर्ड पॉइंट है यूज parentheses for clarity and to force का order of evaluation in an expression। हमने जब भी हम एक्सप्रेशंस यूज करेंगे उसके अंदर हमने पैरेंथेसिस को मस्ट यूज करना है। पैरेंथेसिस यूज इसलिए होते हैं कि जो आपकी इक्वेशंस होगी, जो आपके पास एक आप जो प्रोग्राम सॉल्व करना है उसके कुछ पार्ट्स डिवाइड हो जाए, उसके पैरेंथेसिस से उस कोड को, उस इक्वेशंस को रीड करना इंतहाई इजी हो जाता है। ओके, उसके बाद ही रीयूज का वेरिएबल फॉर बेटर यूजेज ऑफ मेमोरी। मेमोरी के अंदर जो वेरिएबल्स होंगे उनको हमने रीयूज भी कर सकते हैं। टेक केयर ऑफ डिवीजन बाय जीरो। मतलब जब भी आप अगर जीरो से डिवाइड करोगे तो वो आपका अनडिफाइंड प्रोग्राम्स होगा। तो कभी भी आपने जीरो के साथ इसको डिवाइड नहीं करना। तो उसके बाद है एनालाइज का प्रोग्राम प्रॉपरली एंड देन स्टार्ट कोडिंग। सबसे पहले आपने प्रोग्राम को एनालाइज करना। एनालाइज क्या होता है, देखो अगर आप कोई भी चीज ऑब्जर्व करते हो ना, उसके आप अपने माइंड में कुछ एनालिसिस करते हो, मतलब कुछ उस बारे में सोचते हो। तो इसलिए जब भी आपने कोई भी प्रोग्राम करना है उससे पहले आपने कुछ उस प्रोग्राम के रिलेटेड जो भी आपके माइंड में जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको एनालाइज करना, उसको सोचना है, तो देन फिर कोडिंग करनी है। ऐसे नहीं करना है कि प्रोग्राम आई उसी वजह कोडिंग स्टार्ट करी, बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना। बल्कि जब आपके पास प्रोग्राम कुछ एक क्वेश्चन आ रहे हैं उसके रिलेटेड आपने कुछ एनालाइज करना है, कुछ उसके बारे में सोचना है, तो देन फिर आपने प्रोग्राम अपनी कोडिंग सॉरी डेव में स्टार्टिंग करनी है। ओके, उसके बाद हमारे कुछ आगे लेक्चर नंबर 5 आ रहे हैं। लेक्चर नंबर 5 इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमारे पास कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स आती हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या आती हैं, देखिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स को अगर हम इजी वर्डिंग में बोलें कि हम उसको कह सकते हैं डिसीजन मेकिंग, मतलब कुछ डिसाइड करना है, कुछ डिसीजन लेना है। कंडीशनल स्टेटमेंट एक प्री डिफाइंड होते हैं, हमने बस इनको यूज करना। प्री डिफाइंड क्या होते हैं, प्री डिफाइंड मीन जो जिन्होंने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग बनाई है उन्होंने कुछ ऑलरेडी हमारे लिए बना लिए, उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं सी प्लस प्लस में कंडीशनल स्टेटमेंट के। हमने अब उन रूल्स को फॉलो करना है, हमने जस्ट उन रूल्स को फॉलो करना है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट को अगर देखा जाए कि कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे पास 3 टाइप्स है, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट एंड इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। तो अभी सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट को देखेंगे, इफ स्टेटमेंट क्या होती है। तो इफ स्टेटमेंट को सवाई यहाँ से समझाने के मैं आपको डेम में समझाता हूँ कि इफ स्टेटमेंट क्या होती है। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको नीचे से कोडिंग यहीं से करता हूँ। मैंने जैसे आपको इसका ओवरव्यू देना है, मैं डिटेल में प्रोग्राम कोई भी नहीं समझा रहा, जैसे इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। इफ स्टेटमेंट क्या है, इफ स्टेटमेंट को यूज करने के लिए सबसे पहले आपने इफ कीवर्ड यूज करना है, फिर उसके अंदर कंडीशंस यूज करनी है, उसके अंदर आप कंडीशन यूज करोगे। ओके, इफ स्टेटमेंट, फिर ब्रैकेट्स के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर आपने कंडीशन लगानी है, जो भी आपकी कंडीशन होगी आपने उसको कंडीशन यूज करनी है। फिर उसके बाद आप स्टेटमेंट यूज करोगे, स्टेटमेंट जो भी आपकी होगी आपने वो स्टेटमेंट यूज करनी है। अगर स्टेटमेंट 1 है 2 है, जितनी भी आप स्टेटमेंट्स यूज करते हो। अब क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट्स के क्वेश्चन में ये आ रहा होगा कि ये स्टेटमेंट क्या होती है, मतलब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट का वर्ड यूज कर रहा हूँ। स्टेटमेंट क्या होती है, स्टेटमेंट आपकी देखो अगर आप कोई सी आउट करते हो, कोई सी इन करते हो, कोई भी अगर आप सी आउट करोगे सी इन करोगे तो वो आपकी स्टेटमेंट होगी।
अब कंडीशन क्या होगी, कंडीशन आपने यहाँ पे यूज करनी है। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं एक यहाँ से सबसे पहले मैं अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, लेट्स सपोज एन नेम का मैंने यहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, इस एन को वैल्यू में देता हूँ 10, एन को मैंने वैल्यू की 10, इसको इनिशियलाइज की, तो मैंने ये एक कंडीशन बनानी है जो भी मैं नंबर एंटर करूंगा वो 10 से बड़ा हो, 10 सॉरी डी ग्रेटर है एंड इक्वल टू 10, मतलब सॉरी एन में चेक करूंगा कि क्या एन की वैल्यू 10 के इक्वल है या नहीं है। देखो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा, मैं सिंपल सी कंडीशन यहाँ पे यूज करता हूँ। देखो एन डबल इक्वल टू 10, क्या एन 10 के इक्वल है, तो ये आपके क्या आ गया, आपकी प्रोग्राम आपकी कंडीशन ट्रू होगी ना। क्यों क्यों, ये देखो ये 10 की वैल्यू क्या है, ये एन के अंदर वैल्यू है। ये जो इक्वल सिंपल इक्वल वाला साइन है, सिंबल इक्वल वाला साइन है, ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर ये आपको कहता है जो आपकी वैल्यू होगी राइट हैंड साइड में, जो आप लेफ्ट हैंड साइड में जो आप वेरिएबल यूज करोगे उसके अंदर वो आपकी वैल्यू चली जाएगी। मतलब एन के अंदर 10 की वैल्यू है, अब एन के अंदर 10 की वैल्यू है। अब हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई, इफ अगर एन है, एन की जो वैल्यू है अगर वो 10 के इक्वल है, तो ये जो भी आपकी बॉडी है ये इसको एग्जीक्यूट कर दो, इसको एग्जीक्यूट कर दो। ये इफ स्टेटमेंट का रूल होता है। और ये जो डबल इक्वल वाला साइन है ये होता है इक्वल। जैसे अगर आपको बताओ हम मैथमेटिक्स में अगर कोई किसी को इक्वल करना हो ना, तो हम ये सिंपल इक्वल वाला साइन यूज करते थे। लेकिन प्रोग्रामिंग में अगर हमने ये चेक करना है कि ये कंपैरिजन ये क्या दोनों चीजें इक्वल हैं, तो इसके लिए हम डबल इक्वल यूज करते हैं। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये कि कभी भी आपने डबल इक्वल के अंदर आपने ये स्पेस नहीं लानी। अगर आप स्पेस लाओगे तो आपका प्रोग्राम एरर आएगा। तो ये रूल होता है इफ स्टेटमेंट का। अगर आपकी कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगी तो देन इसकी बॉडी में जितनी भी स्टेटमेंट्स है जो भी आपने यहाँ पे कोड किया होगा वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपकी कंडीशन लेट्स अगर मैं ये कंडीशन रॉन्ग करता हूँ, मैं लेट्स 50 कर देता हूँ, ये कंडीशन आपकी रॉन्ग होगी। क्यों, एन की वैल्यू क्या है, हमने यहाँ पे क्या दी है, 10 की है। अगर एन की वैल्यू 50 के इक्वल ही नहीं है तो ये आपकी रॉन्ग होगी और ये आपको नहीं चलाएगा और ये एरर आएगा, ये मतलब प्रोग्राम से निकल आएगा। तो ये आपकी जो भी आपकी बॉडी यहाँ पे स्टेटमेंट आप यूज करोगे तो ये आपकी नहीं चलेगी। ये रूल होता है इफ स्टेटमेंट का। ओके, ये छोटा सा एक कंसेप्ट है जो आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इफ स्टेटमेंट आपकी सबसे बेसिक लैंग्वेज है, सबसे बेसिक कंसेप्ट है। तो देखो यहाँ भी इन्होंने वही यूज किया जो मैंने आपको रूल बताया। तो उसके बाद यहाँ भी इन्होंने एक एग्जांपल दी है, एज 1 और एज 2। एज 1 में उन्होंने 12 वैल्यू दी है और एज 2 में 10 वैल्यू दी है। इन्होंने बोला है कि एज 1 ग्रेटर है एज 2 से। एज 1 के अंदर क्या है, वैल्यू 12 है ना, एज 1 12 वैल्यू ग्रेटर है 10 से, तो ये आपकी कंडीशन ट्रू होगी और फिर इस तरह ये सी आउट, ये आपकी जो स्टेटमेंट होगी ये आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ओके, आई होप सो आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। तो ये हमारे पास कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, ग्रेटर देन वाला साइन और लेस देन वाला साइन। आप इनको एक दफा अच्छे से रीड कर लेना कि ये सिंपल से प्रोग्राम है। सबसे कुछ स्टूडेंट्स को इशू होते हैं कि ये ग्रेटर लेस देन वाले साइन के नीचे हम नीचे एक लाइन यूज करते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये लेस देन भी और इक्वल भी है। मतलब ये देखें, एक लेस देन वाला साइन होगा और एक इक्वल वाला साइन होगा, तो इसमें इतनी कंफ्यूज वाली कोई बात नहीं है, ये आपके इक्वल सेम चीज होती है। इसके बाद कुछ फ्लो चार्टिंग है। फ्लो चार्ट को अक्सर प्रोग्राम्स में नहीं आते, लेकिन ये एमसीक्यूज में कुछ पूछ लेते हैं। ये कुछ इसके सिंबल्स होते हैं, ये सिंबल किसको डिनोट करते हैं, ये सिंबल डिनोट करते हैं स्टार्ट और स्टॉप। मतलब अगर आपने प्रोग्राम को अगर फ्लो चार्ट बनाना है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपने कुछ बॉक्सेस के लिहाज से कुछ जो इनके नेम है ये आपने एक दफा एज ए एमसीक्यूज के तौर पर आपने एक अच्छे से इनको रेड कर लेनी। ओके, बाकी इनमें ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं आता कि आप इनका फ्लो चार्ट बनाओ। फ्लो चार्ट एज ए एक बिगनर स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया जाता है। ओके, तो ये इन्होंने एक फ्लो चार्ट बनाया, वैसे ये देखें इन्होंने यही फ्लो चार्ट बनाया इफ स्टेटमेंट का। तो अगर आप फ्लो चार्ट ना भी करो तो इसमें इतना इशू नहीं होगा, लेकिन ना जो इनके सिंपल है एज ए एमसीक्यूज के तौर पर आप अपने एमसीक्यूज गेमिंग के लिए आप कर सकते हो।
तो ओके, इसके बाद इन्होंने कुछ इफ स्टेटमेंट के कुछ आपने प्रॉब्लम बनाए हुए हैं, तो आपने इनको भी एक दफा एज अ प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के लिए आप सबसे बेस्ट अप्रोच ये, आप इनको रीड ना करना बल्कि आप अपने डैम में कोडिंग करना। जब आप फर्स्ट स्टेप से करोगे, जब आप फर्स्ट टाइम से करोगे तो आपके बहुत सारे इश्यूज होंगे, लेकिन जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी तो आगे सारे इश्यूज खत्म हो जाएंगे। ओके, इसके बाद क्या प्रोग्राम आ, इसके बाद कौन सा, सॉरी कौन सा टॉपिक है, इसके बाद है इफ एल्स स्टेट स्ट्रक्चर। इफ एल्स स्ट्रक्चर क्या होता है? इफ एल्स से के बारे में भी मैं आपको डैम में ही समझाता हूँ, क्योंकि वही मैं आपको सबसे ज्यादा बेस्ट तरीके से आपको समझा सकता हूँ। देखो, यहाँ पे हमने किया इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट की आपको यहाँ समझ आ गई। देखो, जब इफ स्टेटमेंट, जब ये हमारी कंडीशन रॉन्ग होगी, देखो ये हमारी कंडीशन रॉन्ग हुई है, सॉरी मैं इसको एन इक्वल यहाँ पे लिखता हूँ। देखो, हमारी ये कंडीशन रॉन्ग हुई तो क्या हुआ है, तो प्रोग्राम यहाँ से टर्मिनेट करेगा, मतलब प्रोग्राम यहाँ इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। लेकिन इफ एल्स के अंदर हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन आ रही, सेकंड ऑप्शन ये आ रही है कि अगर आपकी कंडीशन इफ स्टेटमेंट वाली फॉल्स हो जाती है, तो देन कुछ ना कुछ को हमने प्रोग्राम के लिए कुछ ना कुछ को हमने उसको शो करना है ना, मतलब कोई ना कोई तो आंसर वो शो करे ना। तो उसके लिए हम एल्स वाली बॉडी यूज करते हैं। एल्स वाली बॉडी भी अंदर हम जो भी सी आउट करेंगे, मतलब जो भी आप यहाँ से सी आउट करोगे तो वो आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। जो भी आपने एल्स के अंदर जो भी आपने लिखा होगा वो आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर आपने ये इफ एल्स डिटेल में सीखना है कि मतलब मैंने इसको डिटेल में ना बहुत अच्छे तरीके से इसकी प्रोग्रामिंग के डैम में समझाया हुआ है एग्जाम्पल के साथ। तो आप इसी चैनल पे मेरे CS201 के एक वीडियो लेक्चर है, सॉरी वीडियो सीरीज है, आप वहां से वो कर सकते हो। तो दोबारा से आपको मैं ये चीज समझाता हूँ। अगर हमारी इफ स्टेटमेंट की वाली ये जो कंडीशन ये फॉल्स होगी, तो देन कंपाइलर आपकी इस एल्स वाली बॉडी के अंदर जो भी आपने लिखा होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर आपकी ये इफ स्टेटमेंट वाली कंडीशन अगर आपकी ट्रू हो जाती है, तो फिर को ये डेफिनेटली ये वाली जो स्टेटमेंट आपने लिखी होंगी ये तो एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये एल्स वाली ये जो नीचे होगी इसको इग्नोर करेगा। लेकिन अगर आपकी ये फॉल्स हो जाती है इफ स्टेटमेंट वाली, तो देन एल्स वाली जो स्टेटमेंट होगी इसको एग्जीक्यूट करेगा सिंपली। ओके, अब हम रिटर्न आते हैं हैंडआउट्स में। तो ये इन्होंने एक सेंटेक्स, इसका कंप्लीट सेंटेक्स बताया हुआ है, यही इसका सेंटेक्स होता है। तो उसके बाद हम आगे मूव ऑन करते हैं। इसके बाद कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स इन्होंने बताए हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स भी एज अ एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो एज अ प्रोग्रामिंग के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आगे बस दो कंडीशंस आ रही हैं, देखो अगर एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 आ रहे हैं, अगर एक्सप्रेशन 1 आपका ट्रू है और एक्सप्रेशन 2 अगर 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 आपका फॉल्स है, तो देन जो एंड वाला होगा वो आपको फॉल्स होगा, और एंड ये जो और ऑपरेटर होगा वो आपको रॉन्ग होगा। जैसे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से बताता हूँ। जैसे मैं इसको थोड़ा सा इसको रिमूव करता हूँ। देखें, जैसे लेट्स सपोज है, जैसे मैंने देखो ये एक कंडीशन बनाई है, अगर मैं यहाँ पे एक और वैल्यू इनिशियलाइज करूँ, जैसे लेट्स सो बी इक्वल टू 10 करता हूँ, नहीं सॉरी 90 करते हैं, b इक्वल टू 90। अब मैंने n की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है, n की मैंने वैल्यू दी है 50। अगर इसकी मैं वैल्यू रिमूव करता हूँ और 10 करता हूँ, एंड ऑपरेटर में यहाँ से यूज करता हूँ। एंड ऑपरेटर, ये ऑपरेटर होता है एंड ऑपरेटर। अगर मैं एंड ऑपरेटर यूज करूँ यहाँ पे एक और मैं कंडीशन बनाता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक सिंपल सी कंडीशन बनाता हूँ, b इक्वल टू 90, b इक्वल टू 90। तो कि क्या चेक कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं n इक्वल टू 10 है, एंड मीन और b इक्वल टू 90, क्या ये b इक्वल 90 और n इक्वल 10 के बराबर हैं? तो देखिए ये आपकी दोनों कंडीशन ट्रू होगी ना। जब ये दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होंगी तो फिर ये एग्जीक्यूट करेगा, डेफिनेटली एग्जीक्यूट करे, क्यों नहीं करे, क्योंकि आपकी दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होगी हैं। अगर लेट्स सपोज अगर हमारी एक इसमें से कोई एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है, देखो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10, अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे 60 करते हैं, मतलब लेट्स सपोज कोई भी कंडीशन हम चेंज करते हैं और इस कंडीशन को हम रॉन्ग बनाते हैं, तो क्या होगा? अगर आपकी फर्स्ट एक्सप्रेशन फॉल्स है और सेकंड ट्रू है, देखो सेकंड तो हमारा ट्रू है ना, b इक्वल 90 है,
तो इसमें एक फॉल्स होगा तो ये आपकी कंप्लीट कंडीशन रॉन्ग होगी। इस इफ स्टेटमेंट में एंड ऑपरेटर में आपकी दोनों कंडीशन ट्रू होना जरूरी है। जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज ये फिर एल्स वाली बॉडी जो भी आपकी होगी वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। और ये हम हमारे कुछ ऐसे रूल्स होते हैं इस स्टेटमेंट में, ये ज्यादातर एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉन ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी इन्होंने मुख्तलिफ कंडीशन बनाई हुई हैं। जैसे अगर हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू हो, सेकंड एक्सप्रेशन भी ट्रू हो, तो फिर हमारा एंड वाला ट्रू होगा, तो और ऑपरेटर भी हमारा ट्रू होगा। इस तरह ये आपने छोटी छोटी इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है एज एमसीक्यूज के लिहाज से। ये हमारे पास होता है निगेशन ऑपरेटर, मतलब इसको हम वैसे वर्डिंग अगर मैथमेटिक्स में देखा जाए तो इसको हम नॉट ऑपरेटर भी कहते हैं। अगर आपका एक्सप्रेशन वन एक्सप्रेशन ट्रू होगी तो बाकी फॉल्स होगी, अगर आपकी फर्स्ट फॉल्स है तो सेकंड ट्रू होगी, मतलब ये इनवर्स होती है। तो उसके बाद है, उसके बाद देख लेते हैं उसके बाद कौन सा हमारे पास टॉपिक आ रहे हैं। इसके बाद ये आपने कुछ ये पॉइंट्स है, इनको भी आपने देख लेना है कि ऑलवेज पुट अ ब्रैकेट्स इन एन इफ एल्स स्ट्रक्चर। आपने हमेशा इफ एल्स स्ट्रक्चर के इर्द गिर्द आपने ब्रैकेट्स यूज करने, जैसे मैंने यहाँ भी यूज की थी, ये इफ के इर्द गिर्द हमने ये ब्रैकेट यूज की। और एल्स के अंदर भी हम, जैसे मैं एल्स की यहाँ से आपको बताता हूँ, एल्स के अंदर भी हम सॉरी एल्स के अंदर भी हम ये ब्रैकेट यूज करेंगे। इस तरह ये ब्रैकेट आपने इफ एल्स के अंदर आपने यूज करनी है। टाइप द बिगिनिंग एंड एंडिंग ब्रैकेट बिफोर टाइपिंग इनसाइड। आपने स्टार्टिंग पे और एंडिंग में, स्टार्टिंग ये हमारा स्टार्टिंग होगा और ये हमारा एंडिंग होगा। ये हमारा स्टार्टिंग और ये हमारा एंडिंग, स्टार्टिंग और एंडिंग में भी आपने ब्रैकेट्स को यूज करना है, और इसके अंदर ही आपने जो भी कोडिंग जो भी टाइपिंग करनी है इसके अंदर ही आप करोगे। उसके बाद है इंडेंट, बॉडी टाइप, बॉडी स्टेटमेंट ऑफ एन इफ एंड एल स्ट्रक्चर। इंडेंट क्या होता है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे इफ किया तो ये फिर मैंने ये यूज किया, इसके बाद ये इस कुछ स्पेस के अंदर आगे ये स्टेटमेंट आई, फिर कुछ स्पेसिस के अंदर ये स्टेटमेंट आई। जब फिर मैंने इसको एल्स किया, जब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइपिंग करूंगा तो ये कुछ स्पेस लेगा, मतलब कुछ राइट हैंड साइड के लिहाज से, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड के लिहाज से कुछ हमारे पास स्पेस ले इंडेंटेशन होगी। तो ये होते हैं हमारी इंडेंटेशन। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे देखो ये इंट एन की, इंट एन के अंदर भी सेकंड लाइन, सेकंड नेक्स्ट लाइन में और फर्स्ट लाइन में कुछ स्पेस होगी। ये देखो ये हमारी स्पेस, कुछ स्पेस होगी, तो इसके ये होती है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन के लिहाज से आपने इसको फॉलो करना है। वैसे डेव सी प्लस में बाय डिफॉल्ट ही इसको इंडेंटेशन कर देता है। तो उसके बाद है बी केयरफुल वाइल कंबाइनिंग द कंडीशन विद लॉजिकल ऑपरेटर। जो आप लॉजिकल ऑपरेटर हो जो आप कंबाइन करोगे तो उसके लिहाज थोड़ा सा बी केयरफुल है। जैसे मैंने यहाँ पे एक लॉजिकल ऑपरेटर ये यूज की थी ना, तो इसने कुछ स्पेस ली, तो इस स्पेस के लिहाज से थोड़ा सा बी केयरफुल। ओके, use if else structure instead of a number of single selection if statement। use if else structure instead of a number of single selection। जब आप जब आप if else यूज करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन होगी, तो उस एक ऑप्शन के लिहाज से आपने सिंगल सिलेक्शन को ही प्रेफर करना है। ओके, अब हम नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में क्या आ रहा है, नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास कुछ लूप्स के बारे में आ रहे हैं। लूप क्या होते हैं, लूप, अच्छा लूप के बारे में सबसे पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू ऐसे ही देता हूँ। देखो कोई भी चीज, कोई भी आपकी चीज जो बार बार रिपीटेशन हो रही है, जो बार बार रिपीट हो रही है, उसको आप लूप कहते हो। एक चीज है उसके इर्द गिर्द सराउंडिंग कोई भी चीज मूव कर रही है, उसको हम लूप कहेंगे। लूप प्रोग्रामिंग में इंतहाई इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंडीशनल स्ट्रक्चर एंड रिपीटेशन स्ट्रक्चर, जिसको हम लूप भी कहते हैं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लूप के बारे में हमें हमारे पास कुछ इसकी टाइप्स होती हैं। जैसे फर्स्ट टाइप होती है वाइल लूप, और उसके बाद है डू वाइल लूप एंड फॉर लूप। वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दूंगा। मैं थोड़ा इसका मैंने आपको जस्ट स्ट्रक्चर समझाना है, बाकी लॉजिकल आपने खुद यूज करने को। लॉजिकल अगर आपने सीखने है तो वो मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बता दिया कि एक लेटर सीरीज मेरी मौजूद है, तो वहां से आप कर सकते हो। ये सारी इन्होंने प्रोग्राम की प्रैक्टिस की हुई है, ये प्रैक्टिस है जो मैंने ऑलरेडी आपको समझाई हुई है। तो उसके बाद ये हमारे पास कुछ फ्लो चार्ट है।
ये मैं आपको सारा अभी थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ से हम टिप्स पॉइंट देख लेते हैं। 1 मिनट। नेक्स्ट लेक्चर में बस क्या आ रहा है, डू वाइल लूप आ रहा है एंड फॉर लूप। तो सबसे पहले मैं आपको इस लेक्चर में वाइल लूप का समझाता हूँ, वाइल लूप क्या होती है। मैं टैब में आता हूँ और वाइल लूप का थोड़ा सा आपको सिंटैक्स इसका समझा देता हूँ, वाइल लूप में क्या होती है। जस्ट आपको मैं इसका जो स्ट्रक्चर होगा वही आपको मैं इसका अभी इस सीरीज में वही आपको समझाऊंगा। देखो वाइल लूप क्या होती है। वाइल लूप का जो सिंटैक्स होता है, सबसे पहले वाइल कीवर्ड हमें यूज करना है, फिर उसके बाद हमने उसकी कंडीशन यूज करनी है, जो भी हमारे पास कंडीशन होगी। उस कंडीशन के बाद फिर हमने स्टेटमेंट यूज करनी है। स्टेटमेंट हम यूज करें स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 यूज करेंगे। स्टेटमेंट 1 के बाद जो भी हमारे पास जितनी भी आगे हम स्टेटमेंट यूज करेंगे उसको हम यूज करेंगे। जैसे मैं इसको 2 एंड इसको 3 करते हैं। वाइल सबसे पहले आपने कीवर्ड यूज करना वाइल, फिर उसके बाद कंडीशन, जो आपके पास कंडीशन होगी, फिर स्टेटमेंट। देखो जब जब भी आपकी कंडीशन जो भी आप यहाँ पे लिखोगे, अगर आप लेट्स सपोज यहाँ पे कंडीशन लिखते हो n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10, जब तक n की जो वैल्यू है वो 10 से ग्रेट लेस देन रहती है और 10 के इक्वल रहती है, तो आपकी ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होती जाएगी। जब तक आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो तब तक ये आपका प्रोग्राम स्टॉप नहीं करेगा। मतलब ये बार बार रिपीट होता है। इसको हम कहते हैं वाइल लूप। वाइल लूप जब तक आपकी जो कंडीशन है, जब तक भी आपकी जो कंडीशन है वो आपकी जब आपकी ट्रू होगी तो देन ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर आपकी वाइल लूप फॉल्स हो जाती है, इस वाइल लूप और इफ एल्स इफ स्टेटमेंट में कोई जरा फर्क नहीं है, तकरीबन सेम ही है। इसमें हमने वाइल वर्ड यूज करना है, उसमें हमें इफ वर्ड यूज करना है, यहाँ पे कीवर्ड यूज करना है। वाइल और इफ दोनों सेम ही है, इनका सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इनका जो वर्किंग प्रोसेस होता है वो सेम ही है। तो यहाँ पे हम वाइल लूप करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास से कुछ टिप्स पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं। टिप्स पॉइंट पे क्या आ रहा है, ऑलवेज यूज का सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल नेम। हमेशा हमने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल नेम हमने यहाँ पे यूज करने हैं। प्रैक्टिस अलॉट प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। आप हमेशा एक बात अपने कानों में बिठा लें कि ये जो प्रोग्रामिंग में ये आपसे प्रैक्टिस डिमांड करती है। अगर आप जितनी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको प्रोग्रामिंग आएगी। कभी भी आपको रीडिंग करने से या एक लाइन बाय लाइन देखने से आपको प्रोग्रामिंग नहीं आएगी। बेशक जब भी आप रीडिंग करोगे आप अपने आप को कह रहे हो कि हाँ मुझे इसकी समझ आ गई है, लेकिन इसकी आपको समझ उसी वक्त आती है, उस टाइम पे आती है जब आप इसकी अपने हैंड से आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। ओके, प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन प्रोग्रामिंग। उसके बाद है वाइल लूप में एग्जीक्यूट 0 और मोर टाइम। वाइल लूप 0 टाइम, जब आपकी वाइल लूप जो होगी में एग्जीक्यूट 0 और मोर टाइम। वाइल लूप आपकी 0 टाइम से भी और काफी सारा टाइम से भी आपकी एग्जीक्यूट होगी। देखो जब आपकी वाइल लूप जब आपकी फॉल्स होगी, जब आपकी वाइल लूप की जो कंडीशन होगी जब वो आपकी फॉल्स होगी, तो वो तो आपकी एग्जीक्यूट करेगी नहीं ना। तो फिर क्या होगा, 0 एग्जीक्यूट मतलब कोई एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर मोर टाइम भी होगी, जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो फिर मोर टाइम एग्जीक्यूट होगी। ओके, मेक श्योर दैट लूप टेस्ट हैज एन एक्सेप्टेबल एग्जिट। मेक श्योर दैट लूप टेस्ट जो आगे जो लूप की टेस्ट होगी, जो आपकी कंडीशन होगी, हैज एन एक्सेप्टेबल, जब वो एक्सेप्ट होगी तो फिर ही वो एग्जिट होगी, मतलब फिर ही वो वहां से प्रोग्राम से टर्मिनेट करेगी। ओके, उसके बाद हमारे पास लेक्चर 7 है। लेक्चर 7 में क्या आ रहा है, लेक्चर 7 में हमारे पास ये इन्होंने कुछ डू वाइल स्टेटमेंट बताई और कुछ फॉर स्टेटमेंट बताई। डू वाइल स्टेटमेंट और फॉर स्टेटमेंट की क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, इसको भी मैं आपको डेब में ही समझाता हूँ। डेब में इसका मैं आपको थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर समझाता हूँ, बाकी ये सारी प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस है। तो आप इनको एक दफ़ा प्रैक्टिस एज ए एमसीक्यूज के लिहाज से कर लीजिएगा, लेकिन जो इसके टिप्स पॉइंट जो इंपॉर्टेंट वो मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम डू वेल देखते हैं। देखो हमने देखा वाइल लूप क्या होता है, वाइल लूप की आपको समझ आ गई। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ ये डू वेल क्या होता है। अगर मैं लेट्स को यहीं से कुछ चेंज करता हूँ, यहीं से आपको कंटिन्यू कर, अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे डू एंड
फिर उसके बाद मैं वाइल लिखता हूँ और कंडीशन लिखता हूँ। ये हमारा सिंटैक्स होगा डू वाइल का। देखो डू वाइल में सबसे पहले हमने डू वर्ड यूज करना है, फिर उसकी फिर स्टेटमेंट्स आएंगे और फिर उसके बाद वाइल कीवर्ड हमने यूज करना है और कंडीशन हमने यूज करनी है, फिर कंडीशन हम यूज करेंगे। देखें जब आप यूज करोगे, जो भी आपकी स्टेटमेंट होगी वो एक टाइम मस्ट एग्जीक्यूट होगी। वाइल लूप और डू वाइल लूप में यही मेन डिफरेंस होता है। वाइल लूप आपकी उस वक्त एग्जीक्यूट होती है जब आपकी कंडीशन ट्रू होती है, लेकिन डू वाइल में सबसे पहले वो स्टेटमेंट जो होगी उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। डू वाइल लूप में आपका प्रोग्राम एक दफा मस्ट एग्जीक्यूट होगा, जो अगर आपकी कंडीशन ट्रू भी हो या फॉल्स हो, अगर ये जो कंडीशन है अगर ये ट्रू हो या फॉल्स हो, वो ये बात की चीज है, लेकिन उससे पहले जो भी आपकी बॉडी में जो भी आपकी स्टेटमेंट्स होगी इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये वाइल लूप की जो कंडीशन होगी उसको चेक करेगा। ये चीज होती है डू वाइल लूप में। डू वाइल लूप में आपका प्रोग्राम एक दफा मस्ट एग्जीक्यूट होता है, फिर वो कंडीशन को चेक करेगा। अगर वो कंडीशन आपकी बाद में ट्रू होगी, फिर वो बार बार रिपीट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक आपकी कंडीशन ट्रू होगी। लेकिन जब आपकी कंडीशन बेशक फॉल्स भी हो, लेकिन डू वाइल लूप में फिर भी वो एग्जीक्यूट करता है। ये एमसीक्यूज अक्सर आता है कि कौन सी लूप की ऐसी बॉड टाइप है जिसमें प्रोग्राम आप एक दफा मस्ट एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये टाइप होती है डू वाइल लूप की। डू वाइल लूप में अगर आपकी कंडीशन फॉल्स भी हो अगर आपकी कंडीशन फॉल्स भी हो तो फिर भी डू वाइल लूप में आपकी जो बॉडी होगी वो एग्जीक्यूट करेगी। तो वाइल लूप में अक्सर स्टूडेंट्स डू वाइल लूप में अक्सर स्टूडेंट कुछ एक छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं। वो ये करते हैं कि इसके एंड में सेमीकोलन ये यूज नहीं करते किसी भी सिंटैक्स में। वाइल लूप में, इफ स्टेटमेंट में, इफ एल्स में, फॉर लूप में कभी भी ये इसमें ये जो समीकरण ये यूज नहीं किया जाता, लेकिन डू वाइल लूप में ये यूज किया जाता है। तो ये आपने थोड़ा सा इसको फोकस करना है। ओके, उसके बाद है फॉर लूप। फॉर लूप क्या होता है? फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है? फॉर लूप में सबसे पहले हमने फॉर कीवर्ड यूज करना है, फिर पैरेंथेसिस के अंदर सबसे पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है। वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर उसके बाद हम कुछ ये सेमीकोलन लगा के फिर हमने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करनी होती है। इनिशियलाइजेशन, फिर उसके बाद हमने कुछ इंक्रीमेंट या कुछ डिक्रीमेंट करना होता है। ये हमारा रूल होता है फॉर लूप के अंदर। फॉर लूप में सबसे पहले हमने कुछ डिक्लेयर करना होगा, मतलब कुछ वेरिएबल जो होगा उसको हमने डिक्लेरेशन करनी है, फिर सेमीकोलन लगा के फिर हमने इनिशियलाइजेशन करनी है, फिर सेमीकोलन लगा के फिर कुछ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी होगा आपने उसको करना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट यूज करनी, जो भी आपकी स्टेटमेंट होगी उसको आपने यहाँ पे यूज करना है। ओके, ये सेंटेक्स होता है फॉर लूप का। जैसे मैं यहाँ से कुछ स्टेटमेंट चेंज कर लें, थ्री या इस थ्री से ज्यादा भी आपके स्टेटमेंट हो सकता है। स्टेटमेंट जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कुछ जो आपने सी आउट या कुछ आपने जो सीन करना है ये वही चीज होगी। फॉर लूप सबसे पहले हमने डिक्लेयर करना है, वेरिएबल डिक्लेयर करें। वेरिएबल डिक्लेयर क्या होता है? वेरिएबल डिक्लेयर होता है जब आपका टाइप डाटा एंड कोई वेरिएबल नेम, जब आपका इसको ऐसे टाइप करो, मतलब जो आपका डाटा टाइप होगी एंड जो वेरिएबल नेम होगा, ये प्रोसेस होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन का। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। फिर इनिशियलाइजेशन क्या होता है? इनिशियलाइजेशन में हम उस वेरिएबल को कोई नेम प्रोवाइड करते हैं। ये प्रोसेस होता है इनिशियलाइजेशन का। ओके, अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है? अगर इसके अंदर मैं कुछ इंक्रीज करता हूँ तो ये हमारा प्रोसेस होगा इंक्रीमेंट का। अगर मैं इसके अंदर कुछ डिक्रीज करता हूँ तो ये प्रोसेस होगा डिक्रीमेंट का। जैसे मैं यहीं पे आप डिक्लेरेशन आप यहीं पे मैं यूज करता हूँ। जैसे मैं सबसे पहले यहाँ पे यूज करता हूँ इंट एन। इनिशियलाइजेशन में क्या होगा? इनिशियलाइजेशन में हमने वैल्यू इनिशियलाइज करनी है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया। यहाँ पे हम कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, 12 सॉरी चलिए 50 कर लेते हैं। अब हमने कुछ यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी होगा एज रिक्वायर्ड प्रोग्राम हमने वो यूज करना है। तो मैं यहाँ पे कुछ इंक्रीमेंट करता हूँ, तो ये प्रोसेस होगा फॉर लूप का। फॉर लूप सबसे ज्यादा यूज होने वाला आपकी लूप की टाइप है। तो फॉर लूप इसका ये सेंटेक्स होगा। सबसे पहले वो आपकी
वेरिएबल डिक्लेयर चेक करेगा, फिर उसको इनिशियलाइजेशन चेक करेगा, फिर उसकी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी होगी वो आपकी चेक करेगा। फिर जब वो चेक करेगा तो देन वो प्रोग्राम की बॉडी में आएगा। इसका भी सेम रूल होता है, इसमें भी अगर आपकी जो प्रोग्राम होगी उसको चेक करेगा। आई थिंक सो यहाँ पे कुछ एरर्स है, यहाँ पे हमने कंडीशन लगानी होती है। बाय सॉरी, मुझसे ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करना, सॉरी वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होता है, यहाँ पर हमने कंडीशन लगानी होती है। सॉरी, ये मुझसे छोटी सी मिस्टेक हो गई है, सॉरी। यहाँ पर हमने कंडीशन लगानी है, यहाँ पे इस पार्ट में अंदर, इस पार्ट के अंदर हम कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि कंडीशन के लिहाज से प्रोग्राम चेक करेगा ना। तो हमने इसको साथ ही डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज किया, और फिर इस पार्ट के अंदर हम कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन के लिहाज के मुताबिक फिर वो स्टेटमेंट, जो भी हमारी स्टेटमेंट होगी उसको चेक करेगा। ये पार्ट आपका इनिशियलाइजेशन का नहीं होगा, बल्कि सॉरी ये आपका पार्ट कंडीशन का होगा, जो मुझसे भाईजान थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक होगी। ओके, इसको आपने चेक कर लेना। इस रूल के मुताबिक आपका जो फॉर लूप होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसके बाद हम कुछ इसके जो टिप्स पॉइंट है उसको थोड़ा सा देख लें। ये भी टॉपिक अभी ये हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बारे में ये बता रहे हैं। तो हमारे जो टिप्स पॉइंट है इसमें ये वही सारी चीज, मेन चीज है इसमें, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है। जो बिगिनर स्टूडेंट हो जब वो थ्योरेटिकली करेंगे वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे, तो इसलिए मैंने आपको इसका सेंटेक्स के लिहाज से मैंने आपको इसका समझा दिया। या मैं टिप्स पॉइंट कहेंगे, टिप्स पॉइंट में सबसे पहले वो यही बता रहे हैं, कमेंट्स शुड बी मीनिंगफुल। इसके साथ आपने कमेंट्स यूज करने हैं, कमेंट्स मीनिंगफुल होने चाहिए। एक्सप्लेनिंग का टास्क, जो आप टास्क परफॉर्म करोगे उसको आपने करना है। जैसे मैं यहाँ पर लेट्स सो यहाँ पे एक छोटा सा कमेंट के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि हमने डिक्लेरेशन की है ना। तो इसके बारे में मैं आगे बता देता हूँ कि मैंने इस प्रोसेस में किया, इस प्रोसेस में मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये हमारा, ये मेरा जो होगा ये मेरा कमेंट होगा। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने वेरिएबल इनिशियलाइज किया। तो इस प्रोसेस में आपको मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर मैंने वेरिएबल इनिशियलाइज किया है। ओके, ये प्रोसेस होगा हमारा कमेंट्स का। डोंट फॉरगेट टू सेट द वैल्यू ऑफ लूप वेरिएबल इन व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल। व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में जो लूप की जो वैल्यू होगी, जो आपकी लूप की जो वैल्यू दोगे, जो वैल्यू इनिशियलाइज करोगे, उसको कभी भी आपने भूलना नहीं है। मेक श्योर दैट लूप इज नॉट एन इनफाइनाइट लूप। कभी भी एक चीज आपने याद रखनी है कि लूप आपकी इनफाइनाइट लूप नहीं होगी। इनफाइनाइट लूप क्या होती है, इनफाइनाइट लूप वो होती है जो कभी भी आपकी खत्म नहीं होती। लूप को हमारे पास खत्म हो जाती है, हमें यहाँ पे यूज, हम यहाँ अगर हम यहाँ पे कंडीशन यूज करेंगे तो ये क्यों नहीं खत्म होगी, जब आपकी कंडीशन जहाँ पे ट्रू होगी वहां पे स्टॉप हो जाएगी, तो ये हमारी फाइनाइट लूप होगी। मेक श्योर दैट लूप इज नॉट इनफाइनाइट, ये हम निकालनी है। डोंट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ लूप वेरिएबल इन द बॉडी ऑफ आर लूप। The for loop does this by itself in the first statement. Don't affect the value of loop. वैल्यू जो लूप होगी उसको वो असर नहीं करेगी फॉर लूप में। ओके, यूज प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कॉशियसली इन एक्सप्रेशन। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को आपने एक्सप्रेशंस में यूज करना है। प्री इंक्रीमेंट सॉरी प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, अगर आप किसी ओपेरेंट के साथ, अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताता हूँ, अगर ये हमारा एक ओपेरेंट है, अगर आप इसके बाद आप ये वाला ऑपरेटर यूज करोगे, मतलब एक ओपेरेंट के बाद अगर जब आप ये ऑपरेटर यूज करोगे प्लस प्लस, ये आपका होगा पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब पोस्ट बाद में कार्य। लेकिन जब आप एक ओपेरेंट के से पहले कुछ ऑपरेटर यूज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे प्लस प्लस किया, तो ये मेरा होगा प्री इंक्रीमेंट। अगर आप किसी ऑपरेंट से पहले अगर आप कोई ऑपरेटर यूज करते हो तो ये होगा प्री इंक्रीमेंट। अगर आप किसी ऑपरेटर के बाद कोई ऑपरेटर यूज करते हो तो ये हमारा होगा पोस्ट इंक्रीमेंट। तो ये हमारा पोस्ट एंड प्री इंक्रीमेंट होगा। स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिहाज से मैंने कुछ एक सीरीज छोटी सी शॉर्ट सी बनानी थी, शॉर्ट लेक्चर्स बनाने थे। तो आई होप जो मैंने आपको मेन कंसेप्ट बताए ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इन क्वेश्चन, अगर इन टॉपिक्स में अगर आप थोड़ा सा बीच हुआ तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करना, तो इंशाल्लाह मैं आपको इसमें ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। सो आप इंशाल्लाह ये जो बहुत जल्दी ये मैं सीरीज़ ख़त्म करूँगा, तो आपने ये पूरी कंप्लीट सीरीज़, आपने मिड टर्म की सीरीज़ आपने ज़रूर देखनी है, ताकि जो आपके रैंकिंग्स हो गए उसकी प्रिपरेशन आपकी काफ़ी अच्छे से हो जाए।
ओके, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।